अस्सलाम वालेकुम। शालीमार पॉडकास्ट में आप सबका खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सुहेब मुबशर। मैं शालीमार मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के अंदर फाइनल ईयर का एक तालिब इल्म हूं। आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सनिया अहमद, जो शालीमार हॉस्पिटल में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर इन बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। थैंक यू मैम। आज हम दो बहुत इंपॉर्टेंट मौज़ूआत पर बात करेंगे। एक है प्लास्टिक सर्जरी में रिकन्स्ट्रक्शन का किरदार और दूसरा बर्न्स या जलना और इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और इसका इलाज क्या है। मैम, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि जो लोगों के दरमियान में आम तासुर है वो ये है कि प्लास्टिक सर्जरी शायद खूबसूरती को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन किए जाते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये होगा कि क्या प्लास्टिक सर्जरी वाक़ईतन यही है या फिर ये असल में क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? ये एक बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है। लोग ये समझते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ़ और सिर्फ खूबसूरती या जिस्म के खदोखाल और चेहरे को तब्दील करने के लिए की जाती है। हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। असल में ये रिकन्स्ट्रक्टिव और रिस्टोरेटिव सर्जरी होती है, जिसमें हम जिस्म के उन तमाम तर हिस्सों को उनकी असल शक्ल और हरकत यानी कि उनके फंक्शनल रिहेबिलिटेशन करते हैं, जो किसी भी कैंसर या जलने की वजह से या किसी हादसाती तौर पर ख़राब हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। तो बेसिकली इसको आप एक हीलिंग सर्जरी का नाम दे सकते हैं, जो कि तमाम तर रिकन्स्ट्रक्शन के साथ इंसान को एक नॉर्मल काम करने के काबिल बना सकती है। बिल्कुल ठीक है मैम। तो मैम, इसके अंदर कौन कौन से किस्म की सर्जरीज जो है वो शामिल होती हैं, और जो शामिल होती हैं उनमें से शालीमार हॉस्पिटल के अंदर कौन कौन सी सर्जरीज की जाती हैं? जी, इसके अंदर बर्न्स रिकन्स्ट्रक्शन है, ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन है। किसी भी किस्म के ट्यूमर को निकाल देने के बाद जिस्म के हिस्से को नॉर्मल तौर पर उसका काम, उसकी शक्ल और उसके फंक्शन को बहाल करने के लिए की जाती है। कंजेनिटल एनामलीज़ जैसे क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट के बच्चे या और बहुत सारी एनामलीज़ को ट्रीट किया जाता है, उनकी सर्जरीज़ होती हैं। और इसके अलावा कॉस्मेटिक सर्जरीज़ भी की जाती हैं, बॉडी कंटूरिंग सर्जरीज़ भी की जाती हैं। बिल्कुल ठीक है मैम। मैम, बर्न्स या जलना ये बड़ों और बच्चों दोनों में देखा जाता है। इनके अलग अलग किस्म के कॉजेज़ होती हैं। चाय गिर जाना, दूध गिर जाना, गर्म पानी गिर जाना। इसको हम घर के अंदर जो आम आवाम है वो टूथपेस्ट से या तेल लगाने से या दही लगाने से उनको लगता है कि शायद ये बेहतर हो जाएगा। तो क्या ये जो संगीन बीमारी है, ये जो संगीन मसला है, ये इन चीज़ों से ठीक हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। बर्न एक बहुत संगीन मसला है। एक छोटी सी एहतियात से हम जलने के अमल को रोक सकते हैं। बिलफर्ज उसके बावजूद अगर कोई बेएहतियाती हो गई है और जल गए हैं, जैसे कि गर्म पानी गिरना, दूध का गिर जाना, चाय का कप गिर जाना या सालन गिर जाना, तो ऐसी सूरत हाल में जो एक एहतियाती तदबीर हम सब लोग अपने घर में कर सकते हैं, वो नलके के पानी के नीचे जले हुए हिस्से को 20 मिनट के लिए रखें, ताकि जलने का अमल रुक जाए और जलने की हिद्दत रुक जाए और इससे मज़ीद नुकसान ना हो। क्योंकि जल्द की तहें बहुत सारी लेयर्स पैटर्न में अल्लाह ताला ने ऑर्गेनाइज़ की हैं, और अगर हम जलने के अमल को नहीं रोकते तो उसकी वजह से डीपर लेयर्स जलना शुरू हो जाती हैं और नुकसान बढ़ जाता है और हीलिंग का अमल स्लो होके बहुत लंबे अरसे पर मुश्तमिल होता है, जिसकी वजह से उसके आउटकम्स बहुत वर्स्ट हैं। स्कार्स बन जाते हैं और स्कार्स के बाद कॉन्ट्रैक्चर्स बन जाते हैं, जिनकी बहुत लंबी सर्जरीज करनी पड़ती हैं। बिल्कुल ठीक है मैम। तो मैम, जब भी कोई इंसान जल जाता है तो उसको सबसे पहला अमल आपने बताया कि उसको अपना हाथ जो है वो नलके के पानी के नीचे रखना चाहिए 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के लिए, बिल्कुल। तो उसको किस वक्त उसको हस्पताल लेके जाना चाहिए, और उसका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए इसके अलावा? फर्स्ट एड ट्रीटमेंट तो घर पे होगा। जलने वाले हिस्से को आपने 20 मिनट के लिए नलके के पानी के नीचे रखना है। उसके बाद पेशेंट को एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल अपने करीबी अस्पताल में किसी भी बर्न यूनिट में स्पेसिफिकली ले जाएं, ताकि वहाँ पे उसका मुआयना किया जा सके, ये चेक किया जा सके कि कितने फ़ीसद जिस्म का हिस्सा जल गया है। क्योंकि बर्न का ट्रीटमेंट एक तो कितने % जल गया है उस पर डिपेंडेंट है, जल्द की कितनी तहें जल गई हैं उस पे डिपेंडेंट है। जैसे कि नॉर्मल आम तौर पर अमूमी तौर पर 4 डिग्रीज़ के बर्न्स होते हैं। जो जल्द की ऊपर वाली सतह हैं, 2 फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री, उसको हम पट्टियों के साथ आराम से ट्रीट कर सकते हैं अगर आप स्पेशलाइज्ड बर्न सेंटर में आ गए हैं, और वो 2 से 3 हफ्तों के अंदर अंदर हील हो जाता है। लेकिन जो बर्न्स जैसा चाय गिर जाने से, दूध गिर जाने से, इलेक्ट्रिक करंट लग जाने से हो गए,
ان میں تیسری اور چوتھی لیئر جلد کی تباہ ہو جاتی ہے. ایسے سرکمسٹانسز میں ہیلنگ کا عمل سلو ہو جاتا ہے. پٹیوں کے ساتھ ساتھ سرجری درکار ہوتی ہے جس میں پیوند کاری، گرافٹنگ کا نام آپ نے سنا ہوگا. پیوند کاری کرنی پڑتی ہے. کچھ حصوں پہ ہمیں فلیپ کوریج کے گوشت کا پیس لگانا پڑتا ہے. تو ایسے سرکمسٹانسز میں ایسے مریض کو زیادہ دیر کی ہاسپٹلائزیشن درکار ہوتی ہے. تو تمام تر ایسے مریضوں کو سب سے پہلے ہاسپٹل لے جایا جائے. بالکل ٹھیک ہے میم. میم ابھی آپ نے چیز مینشن کی تھی کہ ہمارے جلد کی الگ الگ تہیں ہوتی ہیں، لیئرز ہوتی ہیں. جب بھی ہماری کوئی بھی جلد کے اوپر برن کا یا جلنے کی وجہ سے کوئی اسکار یا نشانات مرتب ہوتے ہیں تو اس کا کیا علاج ہے، اور اس کا ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس سائیکولوجیکل امپیکٹ یا نفسیاتی اثرات کیا کیا مرتب ہوتے ہیں؟ اس کے بہت برے نفسیاتی اثرات ہیں. ظاہری سی بات ہے، جو انسان جل گیا یا جلنے کی وجہ سے اس نے اپنے جسم کا کوئی حصہ کھو دیا یا اس پہ پرماننٹ نشان پڑ گئے تو وہ انسان کے اعتماد کو بہت بری طرح سے ٹھیس پہنچاتا ہے. ایسے تمام لوگ اپنے آپ کو سوشلی ریجیکٹڈ فیل کرتے ہیں اینڈ ٹو سم ایکسٹینٹ دے آر سوشلی ریجیکٹڈ. ان کی ایکسیپٹنس بہت کم ہوتی ہے. بالفرض چہرے کے نشانات، گردن کے نشانات، ہاتھوں اور بازوؤں کے نشانات کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ یہ تمام حصے جڑ جاتے ہیں جن کو کانٹریکچرز کہا جاتا ہے. گردن سینے کے ساتھ جڑ جاتی ہے جس کی وجہ سے ہونٹ بھی کھنچ جاتے ہیں، آنکھیں بھی کھنچ جاتی ہیں. ان لوگوں کی ایک عجیب ہارریبل سی لک ڈیولپ ہو جاتی ہے. دے آر بلیڈ، دے آر ناٹ ایکسیپٹیڈ. ان کو ہر طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام کچھ لوگوں کی بغل جڑ جاتی ہے، ہاتھ جڑ جاتے ہیں جن کو ہم برن کلو ہینڈس کہتے ہیں. یہ تمام تر کانٹریکچر سرجیکلی ریلیز کیے جاتے ہیں اور سرجیکلی ریلیز کرنے کے بعد ان پہ گرافٹنگ اور فلیپ کوریجز کرنی پڑتی ہیں. تھوڑا سا لمبا ریکنسٹرکٹیو جرنی ہے بٹ اس جرنی میں ہم ان کے ساتھ ہیں تاکہ وہ دوبارہ سے پورے اعتماد ہو کر اپنی زندگی کو گزار سکیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے میم. میم یہ ایک بہت امپورٹنٹ موضوع تھا جو ہمیں ڈسکس کرنا تھا. اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک اور امپورٹنٹ موضوع جو ہمیں ڈسکس کرنا ہے وہ ہے بریسٹ ریکنسٹرکشن. ہمارے ملک کے اندر چھاتی کا کینسر بہت عام ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے جتنے بھی مریض ہوتے ہیں ان کو ملٹیپل الگ الگ سرجریز میں سے گزرنا پڑتا ہے. وہ گزرنے کے بعد ان کے جو نفسیاتی معاملات بھی ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی ہم آئیں گے. لیکن سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ اب ہم کو یہ بتائیے کہ بریسٹ ریکنسٹرکشن ہے کیا اور یہ کیوں ضروری ہے؟ Breast reconstruction is part and parcel of breast cancer treatment. breast cancer کا ٹریٹمنٹ صرف اور صرف کینسر کی میسٹیکٹمی کر دینا، کینسر کو جسم سے نکال دینا یا کیمو تھراپی اور شعاعیں لگا دینے تک مکمل نہیں ہو جاتا. اس کے بعد جو اسکارز ہیں، جو ایک نامکمل انسان یا نسوانیت کھو دینے کا عمل ہے، وہ خواتین کو سوشلی ریجیکٹڈ کر دیتا ہے. ان میں کانفیڈنس کی بے حد کمی آ جاتی ہے اور وہ کسی بھی معاملے میں پر اعتماد نہیں رہتی اور وہ ڈپریشن، کانسٹنٹ ڈپریشن کا شکار ہوتی ہیں. اور ویسے بھی جو شعاؤں کے بعد چھاتی نکال دینے کے بعد ریڈیو نیکروسس کا عمل آف اینڈ آن چلتا رہتا ہے. اگر ہم بریسٹ ریکنسٹرکشن جو کہ جسم کے اپنے ہی حصوں سے لے کر کی جاتی ہے، بریسٹ ریکنسٹرکشن کر دیں تو خواتین کا اعتماد بحال ہو سکتا ہے، نسوانیت بحال ہو سکتی ہے، وہ دوبارہ اپنی زندگی ویسے ہی گزارنے کے قابل ہو سکتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے میم. تو میم بریسٹ ریکنسٹرکشن کی جو ہم نے بات کی، اس کے نفسیاتی پہلو کو بھی ہم نے ہلکا سے چھیڑا. تو میم اس کی اقسام کون کون سی ہوتی ہیں، یہ کتنے الگ الگ قسم کی ہوتی ہیں اور کس کو کون سی ضرورت ہوگی، اس کا فیصلہ کیسے کیا جاتا ہے؟ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے صہیب. ایسا ہے کہ دنیا تو بہت ترقی کر چکی ہے. دنیا میں اب تو اس قدر اویئرنیس ہے کہ بہت سارے لوگ جن کی فیملی ہسٹری ٹرپل پازیٹیو ہے، اسٹرانگ فیملی ہسٹری کے ساتھ ہیں بریسٹ کینسر کی، جن کی والدہ، خالہ یا ان کے ددحال میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، تو وہ تمام تر خواتین اپنا ماہانہ معائنہ کرتی رہتی ہیں. اور اگر کوئی ایسی گلٹی یا علامت ان کو محسوس ہوتی ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس آتی ہیں. یا آج کل جینیٹک ٹیسٹنگ اویلیبل ہے جس کو بریکا جینز کہا جاتا ہے. اس بریکا ٹیسٹنگ سے بہت سارے لوگ جن کے اندر کسی قسم کی علامات نہیں ہیں وہ یہ پتہ چلا سکتے ہیں کہ ان کے اندر کینسر ہو جانے کے کتنے فیصد چانسز ہیں. تو ایسی تمام تر خواتین جن کے بریکا پازیٹیو جینز ہیں وہ میسٹیکٹمی کینسر ہونے سے پہلے ہی کروا لیتی ہیں اور ان کی بریسٹ کو ریکنسٹرکٹ کر دیا جاتا ہے انہی کے جسم سے گوشت کے پیس لے کے، تاکہ ان کی نسوانیت کو بھی برقرار رکھا جائے اور
फ्यूचर में डेवलप होने वाले कैंसर के खदशे से उनको रोका जा सके, क्योंकि कैंसर हो जाने के बाद जो कैंसर का एक ट्रीटमेंट है वो बहुत तकलीफ दे, बहुत लंबा जर्नी है जिसमें बहुत ज़्यादा तकालीफ उठानी पड़ती हैं। बहुत ज़रूरी ट्रीटमेंट है, वो बहुत ज़रूरी है जो किया जा सकता है। तो एक कैटेगरी तो वो है जो कि अवेयरनेस से, एजुकेशन से अपने आप को महफूज रख सकती है। दूसरी कैटेगरी वो है जो कि बहुत एक्टिवली अपना मंथली माहाना एग्जामिनेशन करती हैं और वो छोटा सा नोड्यूल या लंप भी अपने अंदर आइडेंटिफाई कर लेती हैं। दे कम टू सी देयर डॉक्टर्स, अपने डॉक्टर्स के पास आकर तमाम तर तजवीज़ करदा टेस्ट करवाती हैं और उन पे पता चल जाता है कि स्टेज 1 कैंसर है या स्टेज 2 कैंसर है, जो कि अभी लकीली पूरे जिस्म में नहीं फैला। ऐसी तमाम तर ख़वातीन के लिए ऑन स्पॉट यानी इमीडिएट ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन की ऑप्शन मौजूद होती है। एक उनके पास ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी का ऑप्शन है, दूसरा अगर एग्रेसिव वेरिएंट है तो मेस्टेक्टमी करके निपल स्पेयरिंग मेस्टेक्टमी भी की जाती है, स्किन स्पेयरिंग मेस्टेक्टमी की जाती है। उसके साथ इमीडिएट रिकंस्ट्रक्शन कर दी जाती है, क्योंकि ऐसे तमाम तर पेशेंट्स में कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी नहीं करनी होती, उसकी ज़रूरत नहीं होती, तो वो बहुत सक्सेसफुल रहता है। लेकिन इसकी परसेंटेज बहुत कम है, क्योंकि अभी हमारी ख़वातीन जो यंगर लॉट है वो माशाल्लाह अवेयर हो रही हैं, एजुकेट हो रही हैं। जो तीसरी है, जो बहुत कॉमनेस्ट वैरायटी है, वो है डिलेड ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन की, कि स्टेज 3, स्टेज 4 या किसी भी कैंसर में स्टेज 2 में इवन मेस्टेक्टमी कर दी जाती है। उसके बाद रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी का जो साइकिल न्यू एडजुवेंट है वो पूरा हो जाता है। उसके 2 साल के बाद ऑटोलोगस ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन की जाती है। ऐसे तमाम तर पेशेंट्स जो कि डेफिनेटली उनकी फैमिली कंप्लीट है, उनके टमी का पाउच लेके, जो कि एक एक्स्ट्रा वेस्ट है और जिसके लिए रूटीन में लोग कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी टमी टक करवाते हैं, तो दैट इज़ एन ऑप्शन। नेचर ने आपको एक ऑप्शन दी है कि उस वेस्टेड टमी पाउच को निकाल के हम उसी से आपकी ब्रेस्ट बना देते हैं, टू गिव यू अ वेरी फेमिनिन यूथफुल लुक, जो आपके कॉन्फिडेंस को भी रिस्टोर करती है, आपकी डिसफिगरमेंट को भी कम करती है, एंड यू आर एबल टू लिव योर लाइफ विद फुल कॉन्फिडेंस। यकीनन मैम, ये ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिनके बारे में आम आवाम को बिल्कुल भी अंदाज़ा पहले नहीं होगा, लेकिन अब अवेयरनेस उनके अंदर भी इनकलकेट की जा सकती है। ये कहते हुए मैम, ये एक बहुत हसास टॉपिक था जिसको हमने डिस्कस किया है, तो मैम एक अहम ऐसा मशवरा जो आप किसी ऐसे पेशेंट को जो ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन करवाना चाहता हो, या इवन जो हमारे पास जिल्द के जलने से भी आया है, तो उनको अगर कोई एक उनको और उनके अहले खाना को मशवरा देना चाहें तो वो क्या होगा? मेरा मशवरा तमाम तर पेशेंट्स के लिए, चाहे कि वो ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स हों या बर्न सर्वाइवर्स हों, आप सबके लिए मेरा ये पैगाम है कि डोंट लूज़ होप। एवरी स्कार हैज़ अ वेरी ग्रेट स्टोरी ऑफ करेज। So please believe in us and consult your reconstructive surgeon, so you will be able to live your life fully at its best, inshallah. अच्छा मैम, एंड पे जाते हुए मेरा आपसे ये सवाल है कि जहाँ पे हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्जरीज, अहम सर्जरीज डिस्कस की हैं, तो शालामार हस्पताल के बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी यूनिट के अंदर इनमें से कौन कौन सी सर्जरीज की जाती हैं, ताकि अगर कोई भी मरीज़ आना चाहे और करवाना चाहे तो उनको इस बारे में इंफॉर्मेशन हो? जी साहेब, अल्हम्दुलिल्लाह शालामार हॉस्पिटल में ये तमाम तर रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज़ हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक परफॉर्म कर रहे हैं और हमारे रिज़ल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी वर्ल्ड वाइड बड़े सेंटर के रिज़ल्ट्स के बराबर हैं। और हम अपना काम जब भी किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में या कहीं गैदरिंग में प्रेजेंट करते हैं, किसी मीटिंग में, तो वी गेट ग्लोबल अप्रिसिएशन। मैम, आपकी तशरीफ़ आवी का बहुत शुक्रिया। यकीनन ये वाले टॉपिक्स बहुत अहम और हसास थे और ये हमारी आवाम के अंदर इंफॉर्मेशन और आगाही फैलाने के लिए बहुत ज़रूरी थे। तो आपने जो कुछ भी इंफॉर्मेशन हमें दी वो यकीनन उनके बेहतरी के लिए इस्तेमाल होगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।